अब देखिएगा अब क्या करेंगे। देखो ये लग गया यहाँ पर। अब जो इसका रिएक्शन है आर, वो तो ये हो ही गया। ये नीचे की तरफ डब्ल्यू, ये वेट तो नीचे की तरफ हो ही गया। फिर उसके बाद मैं ये कहूंगा कि फोर्स ऐसे लग रही है नीचे की तरफ, यानी कि फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में है। ये हो गई फोर्स एफ। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ लग रही है तो फोर्स मैंने ऐसे लगा दिया नीचे की तरफ, है ना। अच्छा, और हमने ये कहा कि फोर्स जो है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया था कि जब ये पुल कर रहे थे तब मैंने फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ लिया था, तो पुश के केस में भी मैं फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ लूंगा। तो यहाँ देखिए जैसे ये हॉरिजॉन्टल दे रखा है इधर, अब इसमें भी फोर्स का एंगल आप हॉरिजॉन्टल के साथ ही बना दो। हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बन गया थीटा। तो क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया बेटा, एफ cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, एफ sin थीटा। बताइए जी, कंपोनेंट जो ब्रेक करें वो तो समझ में आ गए होंगे। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये वैसे तो नॉन रोलर मूव कर रहा है, लेकिन ये चीज जो है ये बैलेंस है ये दोनों फोर्सेस। ठीक, क्योंकि नॉन रोलर ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रहा है, मतलब वर्टिकल पोजीशन इसकी फिक्स है। तो अब हम बोलेंगे यहाँ पर हो जाएगा आर इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, है ना। और यहाँ पर जब मैंने उसमें आर बोला था रिएक्शन को, बेटा यहाँ रिएक्शन को बोल दीजिए आर डैश। ठीक, वहां आर था तो यहाँ मैंने रिएक्शन को बोल दिया आर डैश, ताकि मैं अलग से आइडेंटिफाई कर पाऊँ। ये पुलिंग रोलर था और ये वाला केस है पुशिंग रोलर। और अब आप देख लीजिए इसमें आसानी से आ जाएगा समझ में। आर डैश की वैल्यू होगी डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, और यहाँ पर फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगी यहाँ पर एफ के डैश इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर डैश इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर डैश। आप कहोगे जी म्यू के को आपने म्यू के ही क्यों रहने दिया, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि ये हमेशा सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि मैं सेम ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। मैं सेम ग्राउंड पर एक बार पुल कर रहा हूँ और एक बार पुश कर रहा हूँ। ठीक, तो फ्रिक्शन की फोर्स चेंज हो सकती है लेकिन कोफिशिएंट सेम रहेगा, कोफिशिएंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो एफ के डैश क्या हो गया, एफ के डैश इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर डैश। आर डैश क्या है, ये डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है जी। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर जो फ्रिक्शन की फोर्स है पहले वाले केस में, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट केस, यानी कि जब मैं नॉन रोलर को पुल कर रहा था तो फ्रिक्शन की फोर्स है म्यू के इंटू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। मतलब वेट में से जो उसका वेट है उसमें से मैं एफ साइन थीटा को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब उसी एंगल पर इसको मैं पुश कर रहा हूँ, तो जब हम इसको पुश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि म्यू के मल्टीप्लाइड बाय वेट में एफ साइन थीटा को अब हम ऐड कर रहे हैं। तो ये जो एफ के डैश है जब ऐड करेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी। तो ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है, ये फ्रिक्शन का फोर्स इस वाले फोर्स से कम है। एफ के इज लेस देन एफ के डैश। तो सीधी सी बात है कि जहां पर फ्रिक्शन कम होगा, यानी कि वहां पर मुझे जो फोर्स है मोशन देने के लिए, जो फोर्स है वो मुझे कम लगाना पड़ेगा। जहां पर भी फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी वहां पर मुझे मोशन प्रोड्यूस करने के लिए खुद से जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कम लगाना पड़ेगा। तो पुलिंग के केस में जो हमारा आया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ के, वो ये आया था। और पुशिंग के केस में जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया एफ के डैश, वो ये आया। तो साफ दिखाई दे रहा है एफ के डैश ये वाला फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा है, यानी कि पुश करने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और पुल करने में कम लगानी पड़ेगी। बताइए समझ में आ गया कि नहीं। यस सर। देयरफॉर हर्ष क्लियर है, यस। इज इजियर देन पुशिंग। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इस चीज पर डिपेंड करता है, देखिएगा कि अब ना थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए हमने अभी इसमें लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारी चीजें करी। हमने फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करा, फ्रिक्शन के अलावा हमने जो है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज स्टडी करा, जिसमें हमने एक हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम देखी थी, जिसमें मतलब हमने देखा हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम देखा, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज देखा, उसमें हमने देखा फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर फोर्स किस तरीके से निकाला जाता है, फिर फ्रिक्शन देखा, एंगल ऑफ रिपोज देखा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखा। तो अब ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल मोशन से रिलेटेड है, ठीक, हॉरिजॉन्टल मोशन से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं एंगुलर मोशन भी है कि मैं एंगल पर दे रहा हूँ, मतलब एंगल पर फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी आप देखिए कि मैं पुश कर रहा था, आई एम पुशिंग इट एट अ पर्टिकुलर एंगल टू द हॉरिजॉन्टल थीटा, यहाँ पर जो पुलिंग कर रहा था वो भी एक पर्टिकुलर एंगल पर कर रहा था। अब हम क्या बात करेंगे कि जो ये लॉज ऑफ मोशन है, क्या ये सर्कुलर मोशन में भी एप्लीकेबल होते हैं, और होते हैं तो किस एक्सटेंट तक होते हैं, वो स्टडी करना है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो आप ये देखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये है कि मैं एक सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, तो सुनिएगा जरा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब मैंने एक थ्रेड दिया, उस थ्रेड के एक कॉर्नर पर मैंने एक स्टोन को बांधा और थ्रेड को एक दूसरे किनारे से पकड़ के मैंने उसको ऐसे 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 घुमाना शुरू कर दिया, तो थ्रेड का जो मोशन है वो ऐसा दिखाई देगा मेरे को, इस तरीके का एक सर्कल में घूमता हुआ नजर आएगा मेरे को थ्रेड, मतलब वो जो स्टोन है सर, तो स्टोन मुझे ऐसे दिखाई देगा, मान लीजिए इस इंस्टेंट पर स्टोन यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरीके की, ठीक है। अच्छा, ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन इस इंस्टेंट पर, मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। अगर इस इंस्टेंट पर देखूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, अगर इस इंस्टेंट पर देखूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, वेलोसिटी इज ऑलवेज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, और ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टोन है, क्या ये इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा? हम ये कहेंगे हाँ चला जाएगा। कब चला जाएगा? अगर मैंने बीच में से इसको पकड़ रखा है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो, मैंने इसको बीच में से पकड़ रखा है, अगर मैं छोड़ दूं तो इसका मतलब मैंने बीच में एक ताकत लगा रखी है इसको होल्ड करने के लिए। मैं अगर इसको बीच में से छोड़ दूं तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे चला जाएगा। मान लीजिए मैं ऐसे 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 इसको घुमा रहा हूँ, स्टोन ऐसे 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 घूम रहा है, स्टोन इस पॉइंट पर है, मैंने बीच में से ताकत लगानी छोड़ दी, ठीक, मैंने बीच में से ताकत लगानी छोड़ दी, तो स्टोन आपका इस पॉइंट पर है तो यहाँ चला जाएगा, इस पॉइंट पर है तो यहाँ चला जाएगा, इस पॉइंट पर है तो यहाँ टेंजेंशियल चला जाएगा। यानी कि एक ही तो फोर्स है जिसने इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाने से रोक रखा है। वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, यानी कि सेंटर की तरफ। अगर यहाँ पर भी देखूं तो बिल्कुल सेंटर की तरफ, अगर यहाँ पर भी देखूं तो यहाँ से भी एग्जैक्टली सेंटर की तरफ, यहाँ से भी देखें तो एग्जैक्टली सेंटर की तरफ। तो ये जो फोर्स है जिसने एक बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोक रखा है, दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, the force required to make a body move along a circular path with uniform speed। ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये चीज किसने कर रखी है? ये इस बीच वाली फोर्स ने कर रखी है, जो मैंने उस थ्रेड को पकड़ रखा है। अगर मैं थ्रेड को छोड़ दूं तो ये निकल लेगा यहाँ से, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो अब अगर मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, बेटा 1 मिनट वेट करो, फिर से कोई कॉल आ रहा है, 1 मिनट वेट करिए प्लीज, ठीक है जी। अब देखिएगा, इसमें ये है कि when a body is in uniform circular motion, its velocity changes continuously due to changes in the direction of motion. Hence, it undergoes an acceleration which acts radially inwards. It is called centripetal acceleration, and it is given as centripetal acceleration। जो होता है ना, centripetal acceleration के लिए अभी मैं सिर्फ आपको एक चीज बताऊंगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बेटा एक फॉर्मूला होता है, a is equal to v square upon r। a is equal to v square upon r।
ये क्या है कि कंटिन्यूअसली इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? वैसे तो यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन अलग है। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के चेंज होने को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि जब बीच की डायरेक्शन में, जब यहाँ पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स ने क्या कर रखा है? इस फोर्स ने स्टोन के मास को होल्ड करके रखा हुआ है। तो मेरे पास फोर्स है, और फोर्स ने किसको होल्ड करके रखा है? स्टोन के मास को, एम को, स्टोन के वजन को बैलेंस कर रखा है इसने। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, है ना? तो वो जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए, ये जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन, जो इस चैप्टर में हम नहीं करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में इसका डेरिवेशन करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी ये किस लिए बताया जा रहा है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पर हम ये बोल देंगे कि v इज इक्वल टू होता है बेटा आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यहाँ पर ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है बेटा रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो अगर v की जगह मैं आर ओमेगा डाल दूं, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी अभी हमने ज्यादा कोई डिटेल में नहीं पढ़ा है, उसको भी पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में, मतलब सारी चीज डिटेल में करेंगे। तो ये एक्सेलरेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ, v की जगह आर ओमेगा डालिए, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन के लिए एक रिलेशन और होता है आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये मुझे आप लोगों ने पता नहीं अभी स्कूल में पढ़ा है या नहीं, एक टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसी में लॉज ऑफ मोशन में हमको करना है। ठीक, तो वहां पर मुझे इस एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसका हिंट देना जरूरी था। ये बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स सभी को क्लियर है? किसी यस भी सर। किसी भी सर्कुलर मोशन में मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक कर रखने के लिए जो हमें ताकत लगानी पड़ती है, उस ताकत को, उस फोर्स को ही हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं जानता हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, इसका मतलब अगर फोर्स है तो वहां एक्सेलरेशन भी है। उस एक्सेलरेशन का रिलेशन बस एज इट इज अभी रट्टा लगाना है इसका, ये आया कहां से, ये दूसरा चैप्टर है उसमें करेंगे डिटेल में। A is equal to v square upon r होता है, where v is linear velocity and r is radius of this circular path। ठीक, और अगर एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है तो बेटा ये होती है रेडियन पर सेकंड। ये रेडियन पता है क्या है? ये रेडियन वही है कि कितने एंगल पर मूव करी बॉडी, बॉडी ने सर्कुलर मोशन में कितने एंगल पर मूव करा। तो वो जो रेडियन है वो वही है एंगल जो होता है, जैसे एंगल हम डिग्री में निकालते हैं और रेडियन में निकालते हैं, तो रेडियन पर सेकंड। ठीक, अच्छा जी, अब इसके बाद में हम ये कहेंगे कि इसी तरीके से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारी क्या हो जाती है, मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो सीधी सीधी बात है एम इनटू स्क्वायर अपॉन आर बोल दीजिए इसको, या फिर एम इनटू आर ओमेगा स्क्वायर बोल दीजिए, एक ही चीज है। ठीक, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपसे डिटेल में यहाँ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद मैं एक चीज और बताता हूँ आपको यहाँ, अच्छा ये तो बता देता हूँ, समझ में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके लिए हमने इसको, जिसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, वो ये है कि जैसे हमारे पास एक चीज ये होती है, आप ये देखिएगा कि आपने देखा होगा जो मोटरसाइकिल होती है ना, बाइक जो होती है, बाइक की रेसिंग आपने देखी होगी। तो अगर कोई भी बंदा वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, जो रेसिंग बाइक्स होती है उनकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तो उसमें क्या होता है कि जैसे बाइक पर पूरी स्पीड से चलते जा रहे हैं, ठीक है, तो जब पूरी स्पीड से चलते जाते हैं आगे ना ट्रैक इस तरीके से मुड़ता है,
ट्रैक आगे इस तरीके से मुड़ता है ऐसे। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे यू जा रहे हैं और वो ट्रैक अचानक से मुड़ जाए, अचानक से तो इस तरह से नहीं घूमता ट्रैक। वो ट्रैक जो है वो भी इस तरीके से जाकर धीरे 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 ऐसे कर्व में घूमता है, लंबा कर्व होता है। तो वहां पर ऐसा तो होता नहीं कि जो बाइक पर जा रहा है उसने एकदम से हैंडल ऐसे घुमा दिया, अगर घुमा देगा तो फिर वो कहाँ जाकर गिरेगा वो कोई अंदाजा नहीं है उसका। तो क्या होता है कि अगर वो घुमा भी रहे हैं अपनी बाइक को तो वो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट बैठे हुए हैं, वो हल्का सा ऐसे टिल्ट हो जाते हैं और टिल्ट होके फिर इस तरीके से बाइक को घुमाते हैं। ठीक है, आप लोग भी स्कूटर चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो आप कभी भी देखेंगे कोई भी जो साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहा है, ठीक, तो वो जो साइकिल चलाते हैं वो साइकिल भी इस तरीके से थोड़ा सा उसको हल्का सा इस तरफ को टिल्ट हो जाते हैं, राइट में मुड़ रहे हैं तो इस तरफ को टिल्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं कार की बात करूं, मैं कार में बैठा हूँ, मैं बाइक पर बैठा हूँ, ठीक है, मैं बाइक को कंट्रोल कर लूंगा। मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं साइकिल को कंट्रोल कर लूंगा बिकॉज टिल्टिंग इज इन माई हैंड। मैं जानता हूँ कैसे टिल्ट होता है। ठीक है, हल्का सा हम टिल्ट होते हैं। वो जब हम साइकिल चलाते हैं तो नेचुरली हम सीख ही जाते हैं किस तरह से हमको टिल्ट करना है। और टिल्ट करना नहीं सीख पाते तो जो बच्चा होता है जो साइकिल सीखता है वो गिरता है। अच्छा, लेकिन भाई कार में कैसे टिल्ट करोगे? कार में कैसे टिल्टिंग होगी? अगर आप कार में जा रहे हैं बड़ी तेज स्पीड से और आप ऐसे मुड़ गए तो आप घूमकर गिर भी तो सकते हैं। तो देखिएगा, ऐसा होता है कि जब भी हम बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैंने ये बताया था कि जब हम एक बस में बैठे हुए हैं, तो बस में बैठे हुए जब बस इस तरीके से टर्न लेती है तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब बस इस तरीके से टर्न लेती है तो जो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी को क्या आदत है, मेरी बॉडी को तो ये मतलब माई बॉडी will tend to remain in its inertia of direction। मेरी डायरेक्शन है कि मैं सीधा चल रहा हूँ, मैं कार में बैठा हुआ हूँ या मैं बस में बैठा हुआ हूँ तो मैं सीधा जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बस वाला ड्राइवर वो अचानक से बस को ऐसे मोड़ता है, नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ उसके लिए तो वो ऐसे एकदम से मोड़ता है। तो जब उसने बस को मोड़ा तो उसने इनर्जी, उसने जो डायरेक्शन थी उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, लेकिन मैं तो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाया ना। मेरी डायरेक्शन सीधी थी, तो बस ऐसे घूमी, बस ऐसे घूमी तो मैं अपने राइट की तरफ को ऐसे निकल कर गिरता हूँ। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मेरी बात सबको समझ में आ रही है, बताइए। सर एक बार लास्ट वाला रिपीट कर दो, राइट वाला। दोबारा बताऊं? हम बस में बैठे हुए हैं, हमको नहीं पता है कि बस इस तरह से ऐसे मुड़ने वाली है, तो मैं बस में बैठा हुआ हूं तो मेरी डायरेक्शन क्या है कि मैं ऐसे सीधे सीधे जा रहा हूं। तो माई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन विल टेंड मी टू रिमेन इन दिस डायरेक्शन ओनली। मेरी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहती है कि बेटा तेरे को सीधा सीधा ही रहना है, ठीक है, तेरे को टेढ़ा नहीं होना, तेरे को मुड़ना नहीं है। अभी क्या है कि बस तो इस तरीके से मुड़ गई, बस इस तरह से मुड़ गई और मेरी डायरेक्शन ऐसी ही है, तो बस ऐसे मुड़ी तो मैं ऐसे ही जाऊंगा। तो बस जब मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मैं तो इस तरीके से मुड़ गया ना। भाई मैं बस में इस तरीके से आ रहा हूँ तो मैं ऐसे मुड़ गया जैसे अचानक उसने मुड़ा, तो मेरी डायरेक्शन सीधी थी, तो मैं इस तरह से अपने राइट की तरफ जाता हूँ। समझ में आया कि नहीं, बताइए। यस सर। है ना? तो मैं, मेरी डायरेक्शन थी सीधी, लेकिन आपने मुझे ऐसे मोड़ दिया क्योंकि बस घूम गई एकदम से। तो बस तो अब उस तरफ जा रही है लेकिन मैं अपनी डायरेक्शन, मैं अपनी इनर्शिया को चेंज नहीं कर पाया, तो मैं इस तरह से राइट की तरफ को आता हूँ फ्रंट में। ठीक है, तो अब आप इस चीज को, इस फंडे को ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं इधर ही बना देता हूँ डायग्राम, देखिएगा। अगर कोई कार चल रही है, ये रोड है और ये रोड इस तरीके से घूमती है, ये रोड इस तरीके से घूमती है, ये रोड है। ठीक है, तो इस पर इस तरीके से कार जाती है, तो जब कार ऐसे टर्न लेगी तो भाई, जब और कार जा रही है काफी स्पीड में, जब कार इस तरीके से टर्न लेगी तो कार भी तो ऐसे खिसक जाएगी इस तरफ को। भाई कार भी तो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, तो कार भी तो स्ट्रेट ही चलना चाहती है और आपने क्या करा, आपने उसका स्टीयरिंग एकदम से घुमा दिया। आपने स्टीयरिंग एकदम एकदम से घुमा दिया, तो कार जो है, कार में तो कोई ह्यूमन इंटरवेंशन भी नहीं है कि हम बैठे हुए हैं, जैसे हम बाइक पर बैठे हुए हैं तो बाइक को तो हम हल्का सा टिल्ट कर लेते हैं। ठीक, तो हल्का सा टिल्ट करने का मतलब यही है कि जैसे मैं बस में बैठा हुआ हूँ तो मैं, बस जो राइट को टर्न लेती है तो मैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि मैं एकदम से उसका जो आगे पोल लगा हुआ है,
मैं उसको पकड़ लेता हूँ, which protects me from falling in this direction, वो मेरे को फॉल होने से बचा लेता है। तो ये मैंने अपने को ताकत लगाकर रोक दिया, ठीक। अच्छा, मैं बाइक पर बैठा हूँ, तो बाइक को मैं ऐसे एकदम से घुमा रहा हूँ, तो मैंने हल्का सा टिल्ट हो गया, मैंने टिल्ट कर दिया, मतलब मैंने अपनी डायरेक्शन इधर कर दी ताकि मैं उस तरफ गिरने से बच जाऊँ, ठीक है। तो ये मैंने बाइक में काम कर दिया। भाई कार में मैं क्या करूंगा, कार को ऐसे कैसे घुमाऊंगा, तो क्या हुआ कि जैसे ही कार का आपने शार्प टर्न लिया तो कार तो इधर से रोड के बाहर निकल जाएगी। ये बताइए, ये समझ में आया कि नहीं? यस ठीक है। कार हमेशा रोड के बाहर निकलेगी। अब आप सोचोगे कि कार में कोई मैकेनिज्म लगा हुआ है, हम तो कार में बैठते हैं, कार घूमती भी है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कार सड़क से उतर के नीचे जो है ग्राउंड में चली गई हो, कभी भी ऐसा नहीं होता, रोड ठीक है। टिल्टेड होती है, तो क्या चीज, रोड ही टिल्टेड होती है अभी। बस ये है जो मैं अब आपको समझा रहा हूँ, बैंकिंग ऑफ रोड्स। मैं अगला करूंगा, वो अगला टॉपिक है बेटा, बैंकिंग, BANKING, बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग का मतलब वो वाली बैंकिंग नहीं है कि स्टेट बैंक और इलाहाबाद बैंक, वो वाली बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि रोड के किनारे, जैसे रिवर बैंक होता है ना, नदी का किनारा, ऐसी रोड का किनारा। तो अगर हमारे जो रोड है, तो रोड जनरली क्या होता है कि रोड में जैसे मान लीजिए हम इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे मुड़ रहे हैं, तो ये जो इधर वाली साइड है ना, ये हल्की सी उठी हुई होती है। रोड हमेशा स्ट्रेट नहीं होती। रोड का जो इधर वाला कॉर्नर वाला हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा उठा देते हैं। वो इस वजह से उठाते हैं कि अगर शार्प टर्न ले कोई गाड़ी, ठीक, अगर शार्प टर्न ले तो वो फिसल के बाहर ना चली जाए, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसलिए रोड हमेशा सीधी नहीं होती। अब मैं इसमें आपको ऑनलाइन कैसे समझाऊं इसको, चलिए देखिए, कोशिश करता हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे रोड है, तो एक डायग्राम बनाता हूँ उधर, देखना। देखिए जी, ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये रोड है, और यहाँ रोड पर ये फ्रंट से कोई कार आ रही है, ठीक है। अब ये जैसा भी दिखाई दे रहा है ना, लग रहा है ना कि कार जैसी है, कुछ हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा। या हेडलाइन बनानी है, ये तो हेडलाइन बना दी यहाँ पर, ठीक। तो ये ऐसा हो गया कि ये कार है और ये ऐसे सीधे आ रही है। अब मान लीजिए ये कार ऐसे सीधे आते 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 ऐसे टर्न हो जाए, तो जब ये टर्न होगी ना, तो ये जो रोड है, ये रोड अगर ऐसी स्मूथ है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कार रोड से नीचे उतर जाएगी। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए जो जो रोड होता है, रोड का जो किनारा होता है, उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया जाता है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। ये ऐसे होता है एक्चुअल में, ये रोड ऐसी है और इसको थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन कर दिया जाता है, मतलब कार, वो एंगल इतना छोटा है कि हम उसको महसूस नहीं कर सकते। कभी आप कहोगे सर मैंने तो कोई सड़क पर कोई टेढ़ी चलती हुई कार देखी नहीं है कि कार ऐसे टेढ़ी चल रही हो, ठीक है। तो वो एंगल जो होता है, वो एंगल को हम महसूस नहीं कर सकते क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है, ठीक है। लेकिन वो जो छोटा एंगल है वही बहुत बड़ा काम कर देता है, वो एक्सीडेंट्स होने से बचा लेता है। कभी भी आप नोटिस करें कि पहाड़ों पर अगर कार सड़क से नीचे उतर गई तो कार फिर सीधा खाई में गिरेगी जाके। तो इसी वजह से पहाड़ों पर ये चीज बहुत जरूरी होती है, ठीक है। ये जो कार है, ये इस तरीके से अगर टर्न ले भी रही है, ये टर्न लेकर ऐसे आ भी रही है, तो हल्का सा
ये जो किनारा है, किनारा हल्का सा उठा हुआ होता है, ठीक है। सर हाँ जी बताइए। सर अगर टर्न लेगी तो सर थोड़ी स्पीड स्लो होगी ना। हाँ, स्पीड भी स्लो इसी वजह से करते हैं, जितने भी ड्राइवर्स हैं वो टर्न लेते टाइम स्पीड स्लो इसी वजह से करते हैं। लेकिन आपने पता नहीं नोटिस करा होगा या नहीं नोटिस करा होगा, कुछ खुराफाती टाइप के लोग भी होते हैं ना, वो क्या कहते हैं यस सर, सर ऊपर से थोड़ी वो जो खुराफाती लोग होते हैं ना, जो बहुत तेजी से चला कर ले जाते हैं, एकदम कार हो या बाइक हो, बहुत तेजी से चला कर ले जाते हैं, फिर वो उड़ जाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए माउंट बाइकर्स। अरे बाइकर्स हो गए या ये कार वाले हो गए, कार वाले भी आपने देखा होगा कई ऐसे 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 निकाल कर ले जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए सर जो हाँ सर माउंटेन में होते हैं ज्यादा। हाँ माउंटेन में भी होते हैं ऐसे बहुत खिलाड़ी घूमते हैं सड़कों पर, तो उनके लिए ये चीज है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सीधा निकल ही जाओ, है ना। तो उनके लिए बैंकिंग ऑफ रोड जरूरी होती है। जो समझदार है वो तो पहले से ही रोड पे अपना स्पीड स्लो करके और आराम से घुमा कर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए है जिनके लिए स्पीड की कोई लिमिट ही नहीं है, उनके लिए है। तो इसको थोड़ा सा रोड को ऊपर इंक्लाइन कर दिया जाता है, दिस इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक। अच्छा, अब जरा मेरी बात सुनिएगा। हमने ये कहा कि यहाँ पर कार जो है वो किस तरीके से, कार पर कौन कौन से फोर्सेस और कैसे कैसे एक्ट करेंगे, वो मेरे को देखना है जरा। देखिए जी, यही डायग्राम है, इसी डायग्राम में समझाऊंगा। यहाँ पर जो कार का मास है, और ये वैसे ही करेंगे जैसे हमने फ्रिक्शन में करा था। आप समझ लीजिए कि बस इतना है कि ये कार जो है, ये कार जैसे ऑब्जेक्ट है, बस ये स्लाइड करके इधर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ तो फोर्स होगा इसका। हमने कहा कि यहाँ इस कार का मास जो है वो तो यहाँ लग रहा है नीचे की तरफ, mg, वेट तो नीचे की तरफ हो गया, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। ये r हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, r इस डायरेक्शन में हो गया। फिर मैं ये कहूंगा कि हॉरिजॉन्टल के साथ में जो बनने वाला एंगल है, इस वाली लाइन के, ये जो इंक्लाइन लाइन है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है ना r, और ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर है mg। तो mg को जरा पीछे ड्रॉ कर लो ऐसे, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। तो अब मैं ये कहूंगा कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस हॉरिजॉन्टल पर परपेंडिकुलर है, और ये जो r है ये इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो आप ये देखिएगा कि अगर इस लाइन पर ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर है, ये वाली लेंथ है ना, और इस लाइन पर ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर है r, और इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में भी थीटा बनेगा। बताइए समझ गए। तो एंगल थीटा जो है वो बनेगा किसके बीच में, वो बनेगा जो हमने रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन करा है, और एक्चुअल में जो रोड थी, एक्चुअल में जो रोड थी विदाउट बैंकिंग, बैंकिंग करने से पहले, तो तब जो एंगल बना वो थीटा है, ये वाला एंगल थीटा बन गया। तो बेटा ये आर के साथ में जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, आर cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट किस डायरेक्शन में जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट किस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे r cos थीटा हो गया, और ये बन जाएगा बेटा r sin थीटा। कंपोनेंट समझ में आए कि नहीं आए ये बता दीजिए बस मुझे। Yes, sir. बेटा आवाज नहीं आ रही है, कंपोनेंट समझ में आए या नहीं ये बता दीजिए। यस सर। आ गए ठीक है? सर। यस सर। अच्छा सर? अब हाँ जी बताइए। ये जो हम इंक्लाइन प्लेन में, जो इंक्लाइन फ्लोर पे जब हम बॉडी को लेते हैं, हम नीचे की तरफ थीटा बनाते हैं, इस केस में ऊपर की तरफ बनेगा। थीटा यहाँ पर बन रहा है ना, ये रहा। तो इस केस में नीचे की तरफ क्यों नहीं लिया, जो हम यूजुअली दूसरे, जैसे हमने बॉडी के केस में किया था? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही सवाल पूछा है, नीचे की तरफ क्यों नहीं लिया। नीचे की तरफ इस वजह से नहीं लिया क्योंकि जो इंक्लाइन प्लेन वाला मैंने क्वेश्चन करा था ना, उसमें क्या था
कि उसमें हम बॉडी को नीचे की तरफ, बॉडी नीचे की तरफ आ रही थी, इंक्लाइंड प्लेन में बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड डाउन कर रही थी। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ ये कार मोशन में है, और जब ये घूम रही है ना इस तरीके से सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमती हुई आ रही है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कार की टेंडेंसी है बाहर जाने की, कार की टेंडेंसी उस तरफ जाने की है। तो ये नीचे की तरफ तब इस वजह से लिया था क्योंकि तब उसकी टेंडेंसी थी बॉडी की यहाँ स्लाइड डाउन करने की। तो अब ऊपर की तरफ इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि उसकी टेंडेंसी है बाहर की तरफ निकल जाने की है। समझ गए? तो वहां डायरेक्शन का चेंज हो गया, तो एंगल का भी पोजीशन का चेंज हो गया उसी तरीके से। ओके समझ सर। गए? ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा कि क्योंकि इसकी टेंडेंसी कार की बाहर निकल कर जाने की है, तो फ्रिक्शन का फोर्स F यहां लगेगा। मैं इसको काइनेटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा हूँ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा बिकॉज कार हैज अ टेंडेंसी टू मूव अवे लाइक दिस। ठीक है, अगर बैंकिंग ऑफ रोड्स ना हो तो कार इस तरीके से मूव अवे कर जाएगी। समझ गए? बताइए जी, इतना क्लियर है सभी को? इतना सभी को क्लियर है या नहीं? बोलो फटाफट, फिर मैं आगे चलूं। यस सर। यस Yes, sir. हर्ष क्लियर है? यस सर। अनुष्का? यस सर। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, अब एक चीज और इसमें स्टडी करनी है। ये जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन भी एक एंगल पर काम कर रहा है। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे। कैसे? भाई हमें तो दो डायरेक्शन चाहिए होती है जिनको मैं बैलेंस करके चलता हूँ। कौन कौन सी डायरेक्शन? वो डायरेक्शन ये होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन। तो भाई फ्रिक्शन तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो है नहीं, ना ही फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फ्रिक्शन भी एक एंगल पर आ रहा है, तो फ्रिक्शन को अलग से बनाकर देख लेते हैं। क्या फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा है? ऐसे ऐसे आ रहा है फ्रिक्शन नीचे की तरफ। ठीक है, फ्रिक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, और फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ में यहाँ इस हॉरिजॉन्टल के साथ में ये बना रहा है एंगल थीटा। बता दोगे कैसे? फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बना रहा है थीटा। कैसे? मान लो फ्रिक्शन यहाँ पर काम कर रहा है, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक ऐसे डॉटेड लाइन खींची, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो डॉटेड लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो बेटा ये भी तो थीटा हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थोड़ा छोटा है, समझ में आ रहा है? नहीं समझे? सही एंगल वो आर साइन थीटा के साथ बना रहा है ना? बिल्कुल, आर साइन थीटा के साथ साथ डायरेक्शन उसकी, डायरेक्शन पहले चलो छोड़ो, इस चीज को छोड़ो। ये है फ्रिक्शन एफ। फ्रिक्शन इस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ रखा है फ्रिक्शन। ठीक, तो आप ये बताइए ये एंगल समझ में आ गया थीटा? क्योंकि फ्रिक्शन इस तरह से आ रहा है और यहाँ पर ओरिजिनली हॉरिजॉन्टल ऐसे था बेटा, ऐसे थीटा, तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो देखिए ये भी तो थीटा हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हो गई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोल दो भाई। यस सर। तो ये थीटा समझ में आ गया सबको? Yes, विनायक समक्ष कहाँ हो, चुप बैठे हुए हो सब? सर कहीं नहीं सर। इतना समझ गए हो? यस सर। ठीक है, तो मैं ये नीचे वाला थीटा मिटा रहा हूँ। अनुष्ठा क्लियर है? सर एक मिनट रुकना बस। हाँ क्या? सर एक मिनट रुकना। हाँ रुका हुआ हूँ मैं। अब चलूं? यस सर। देखिए अब ये जो फ्रिक्शन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो बेटा ये कंपोनेंट हो गया मेरे पास f cos थीटा, और जो वर्टिकल वाला होगा वो तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो हो गया f sin थीटा। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे तो कार यूं सामने से आ रही है और यूं आकर ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स इस तरीके से कर रखी है
कि एक रोड पर कार चलाने की एक स्पीड लिमिट लिखी रहती है कि 80 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो लिमिट इसी हिसाब से लिखते हैं वहां पर, इंजीनियर्स वो लिमिट मेंशन करते हैं कि अगर आप इससे ज्यादा की स्पीड पर जाओगे तो फिर हमारी गारंटी नहीं है, आपकी कार उड़ भी सकती है अगर आपने शार्प टर्न लिया तो। ठीक है, तो इस वजह से ये एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा। ठीक, अच्छा जी। अब हम ये कहेंगे कि अगर वो बैलेंस्ड स्पीड पर वो लिमिट में चल रही है तो इसका मतलब कार ना तो इधर खिसकेगी ना उधर जाएगी। कार की टेंडेंसी है उधर निकल के जाने की ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कार रहेगी स्टेबल, तो कार जब स्टेबल रहेगी तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे दोनों साइड वाले। तो हम ये कहेंगे कि फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की अगर हम बात करें, ये क्या हो जाएगा कि देखिएगा, मैं बोलता हूं आर साइन थीटा, एक तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक तो ये हो गया इस डायरेक्शन में आर साइन थीटा, और दूसरा हॉरिजॉन्टल क्या हो गया एफ कॉस थीटा। मैंने इसको ना निकाल के बेटा अलग दिखा दिया, नहीं तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारा हौच पौच यही बन जाता है, तो इसको निकाल कर अलग दिखा दिया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया, बताइए, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। यस सर। ठीक, और ये किसके बराबर हो जाएगा ये बताओगे? ये फोर्सेस हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा? वो फोर्स जिसने इस कार को सर्कल से बाहर निकलने के, सर्कुलर मोशन से बाहर निकलने से रोक रखा है। दैट आर फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। बताइए, समझ गए? यस ये चीज समझ यस में सर। कि अगर गाड़ी ऐसे घूमकर आ रही है तो इसका मतलब कोई बड़ा सर्कुलर पाथ को ट्रेवल कर रही है, कोई बड़ा सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ का कोई ना कोई रेडियस होगा। रेडियस का मतलब क्या है कि उसको रेडियस की तरफ जो फोर्स लगती है उस फोर्स ने रोक रखा है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके लिए मैं ये निकाल चुका हूं बेटा, mv²/r। ये इस वजह से बताया गया था। तो ये हमारे पास हो गया r sin थीटा प्लस f cos थीटा is equal to mv²/r। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसके बाद अब मैं जब ये बोल दिया ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, तो उसके बाद जरा वर्टिकल कंपोनेंट्स भी बैलेंस कर लेते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स इधर क्या है mg, ऊपर क्या है r cos थीटा, और नीचे क्या है एक और वर्टिकल कंपोनेंट है f sin थीटा। तो नीचे वाले कौन से कंपोनेंट्स हो गए? नीचे वाले कंपोनेंट्स हो गए बेटा mg प्लस f sin थीटा, mg प्लस f sin थीटा। ये कंपोनेंट्स हो गए नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या हो गया r cos थीटा। mg प्लस f sin थीटा ये हो गया हमारे पास इज इक्वल टू r cos थीटा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां से निकालूंगा f sin थीटा को, इधर ले जाता हूं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड 1/2, फर्स्ट इक्वेशन को आप सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1/2। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक, ये हमारे पास क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड देखिए r sin थीटा प्लस f cos थीटा, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई r cos थीटा माइनस f sin थीटा। इसकी राइट हैंड साइड क्या हो गई mv² अपॉन r, और इसकी राइट हैंड साइड क्या हो गई mg, m से m कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये मेरे पास क्या बन गया, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को, मैं यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को r cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। ये मिटा रहा हूँ यहाँ से,
dividing numerator and denominator both by r cos थीटा, दोनों को r cos थीटा से डिवाइड कर दिया तो ऊपर क्या आएगा, एक एक वैल्यू को r cos थीटा से डिवाइड करो तो ये बच गया बेटा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन r cos थीटा अपॉन r cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस f sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू, इधर जो है ये मेरे पास क्या बचा, v स्क्वायर अपॉन rg, v स्क्वायर अपॉन rg, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा r से r कैंसिल आउट हो गया, यहाँ r cos थीटा से r cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा प्लस f अपॉन r अपॉन म्यू नहीं बोल देंगे सर, है बेटा, इसे म्यू नहीं बोल देंगे f upon r। हाँ बोल तो रहा हूँ, रुको एक मिनट। यहाँ पर फिर क्या हुआ कि ये हो गया f अपॉन r और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, ठीक। और मैं जानता हूँ कि f अपॉन r यानी कि फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ये किसके बराबर हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, तो ये म्यू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, v स्क्वायर अपॉन rg, ये पूरा आ गया। अब मैं यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको, v स्क्वायर कितना आ जाएगा, इस rg को इधर ले आइए, rg इंटू ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है। और v की वैल्यू निकालें, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा सारा कुछ, rg इंटू tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये क्या है, ये वो वेलोसिटी है जो सड़कों पर लिखी रहती है। आप कहीं भी माउंटेनियस रीजन पर जाइए, वहां बैंकिंग ऑफ रोड्स मस्ट है। ये वो वेलोसिटी है जो सड़कों पर लिखी रहती है कि इस वेलोसिटी से ऊपर चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी कार रोड से बाहर निकल सकती है। बताइए जी, सबको समझ में आ गई ये वेलोसिटी का रिलेशन? यस सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी बेटा आज इतना ही कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद बेंडिंग ऑफ Okay, sir. सर्कल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हमारा मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल वो करेंगे, ठीक है। सर Okay, sir. थैंक यू सर। हमने v स्क्वायर अपॉन rg को r cos थीटा से क्यों नहीं डिवाइड किया फिर? एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो? हमने v स्क्वायर अपॉन rg को r cos थीटा से क्यों नहीं डिवाइड किया? अच्छा बेटा, बस यहाँ का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं r cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ बस, ठीक लेफ्ट है, हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं, ओके सर, ठीक है। थैंक चलिए यू जी, सर। ओके ओके।